Good morning students. Today we are going to start a new topic, that is total internal reflection. It means TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में अपन TIR भी बोलेंगे। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भी, एक डेंसर मीडियम बनाना पड़ेगा। अब डेंसर मीडियम से मैंने बताया था आपको कि रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, पहले वाले जो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, तो किस साइड में बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अपन इसको थोड़ा सा इजीली तरीके से देखेंगे। यदि उसका इंसिडेंट एंगल अपन और इंक्रीज कर दें, ठीक है, ये अपन ने क्या कर दी भाई, एक बाउंड्री तय कर दी। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। देखो सपोज करो यहाँ पे अपना क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रे आ रही है। देखो रे को बढ़िया तरीके से बनाना है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं अभी, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया फर्स्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंसिडेंट एंगल आई। अब ये देखो वाटर जैसे ये जो मीडियम है मैंने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, और ऊपर मैंने क्या ले रखा है भाई, एयर ले रखा है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में रे पास हो रही है, करेक्ट, यानी रे पासिंग थ्रू फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। नाउ इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इससे क्या हो जाएगी भी, दूर हो जाएगी। एंगल आर आपने पढ़ रखा है, ये अपन ने एरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड पोजिशन में अपन इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, यानी इतनी वैल्यू जिसके लिए अपन क्या कर सकें भाई, इसको इतना इंक्रीज कर दें कि अपन यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 हो जाए, करेक्ट है। यानी वो वैल्यू जिसके लिए आर की वैल्यू अपने क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को अपन, इंसिडेंट एंगल को अपन बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। कैसे पता चलेगा, यानी अपन आई को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, आर और बढ़ेगा, तो आई को और इंक्रीज करेंगे तो आर की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके ऊपर ये रे क्या एंगल बनाएगी, 90 नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। तो अपन उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सेकंड कंडीशन अपन यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया, देख पा रहे हो आप सभी के सभी। यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा आपका, आई इक्वल्स टू आई सी। अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आई सी से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रे ऐसे बनेगी, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, और ये आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि यदि अपन इंक्रीज आई की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज कर दें, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और इंक्रीज कर दें, तो अपने का यहाँ पे क्या देखेंगे, आर की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स रे कम बैक इन सेम मीडियम, यानी अपनी रे क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, कम बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो अगेन तीसरी कंडीशन की अपन बात करते हैं। यहाँ से रे आ रही है और यहाँ पे जा रही है, तो अपन यहाँ पे लगातार वो क्या हुए, वैल्यू बढ़ती जा रही है उसकी। तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहे हैं, आई ग्रेटर देन आई सी, आई ग्रेटर देन आई सी, तो उस टाइम पे ये क्या होगा भाई, वापस कम बैक हो जाएगी, रे क्या हो जाएगी आपकी, कम बैक। तो ये एंगल आर देखो आपका आर ग्रेटर देन 90 है ना, तो आर क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, रे कम बैक इन सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट है। यानी इस कंडीशन में अपना रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, देख पा रहे हो, यहाँ पे कंप्लीट रूप से क्या हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है, वापस उसी मीडियम में अपन ने आ गई। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे भाई, TIR। अब देखो इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को अपन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या यूज करना है अपने को, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या यूज करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, करेक्ट है। अब म्यू 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, आई और आर, अपन कौन से की क्रिटिकल वाले की कंडीशन की बात करेंगे, तो अपन यहाँ पे आई की वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा, आई इक्वल्स टू आई सी एंड
आर की वैल्यू अपन आई सी के ऊपर क्या देख पा रहे हैं 90 डिग्री, करेक्ट है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो साइन आई सी अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू म्यू टू 1, क्या वैल्यू आ गई भाई म्यू टू 1, करेक्ट है। तो यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी बच गई बेटा साइन आई सी इक्वल्स टू म्यू टू 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू 1 2, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, ये क्या था भाई 2 का 1 के रेस्पेक्ट में 2 1, यहाँ पे 1 2 अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अपन इसको म्यू 1 2 निकालना है, जैसे वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसको अपन इधर ले आएंगे और इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन आई सी दैट इज कोसेक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा कोसेक आई सी। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया 1 2 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई कोसेक आई सी, ठीक है। ये आपका क्या है फाइनल, जो भी आपको निकालना है, जैसे 2 का एयर का वाटर के रेस्पेक्टिव निकालना है तो अब यहाँ से इक्वेशन से लेंगे, यदि इसका निकालना है वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में निकालना है तो नीचे वाली इक्वेशन का यूज कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में अपन देखते हैं सबसे पहला क्या आता है मिराज, क्या आता है भाई एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन। मिराज, तो मिराज के अंदर अपन क्या देखेंगे कि अपन देखो समर के टाइम पे अपन देख पाते हैं कि अपना जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट का मतलब जो मई जून के महीने के अंदर अपन देखते हैं कि जो हॉटनेस यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है मैक्सिमम रहती है। तो उस टाइम पे अपन देखते हैं कि रोड के ऊपर या अपन जो सामने देख पा रहे हैं दूरी के ऊपर ऐसा लगता है कि एक अपने सामने क्या है पानी भरा हुआ है, तो उसकी चमक है वो इतनी शार्पनेस होती है कि अपने को आँखों में एक तरह से वो चकाचौंध होने लगती है। तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा डायमंड है, तो डायमंड जो स्पार्क हैं वो जो साइन करता है तो उसका जो एग्जाम्पल है वो आपके कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो डायमंड किस वजह से चमकता है, तो वो किसकी वजह से होता है भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर भी देखो आपने देखा है कि ये दिवाली के ऊपर अपन एलईडी बल्ब वगैरह लेकर आते हैं तो उसके अंदर क्या है एक पाइप सी होती है और पाइप के अंदर रे क्या कर रही है पूरी तरह से उसी पाइप के अंदर क्या है घूमती रहती है, कहने मतलब उससे अंदर वो क्या है कंप्लीट रूप से शाइनिंग के रूप में उसी के अंदर कंप्लीट रोटेट करती रहती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे प्रिज्म की, तो प्रिज्म भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के 4-5 एक एग्जाम्पल है, बाकी इनके सभी के नोट्स बेटा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, वी आर गोइंग अपन आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो इसके लिए आपको मेन चीज़ है वो है आपका प्रॉपर डायग्राम, वो डायग्राम आपका प्रॉपर होना चाहिए। वो डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर ये टॉपिक बिल्कुल इजी सा बन जाता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, इसके बाद में आपको क्या करना है अभी स्फेरिकल यानी आपका स्फेरिकल सरफेस बनाना है। अब यहाँ पे अपन ने सपोज करो ऑब्जेक्ट रख रखा है, क्या रख रखा है अभी ऑब्जेक्ट, ओ से डिनोट कर रहे हैं अपन और ओ को अपन ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रे अपनी क्या आ रही है ये रे आ रही है, कहाँ पे आ रही है भाई ये सपोज करो आपकी एम पॉइंट के ऊपर आ रही है। अब देखो इधर अपना जो मीडियम है वो क्या है भाई फर्स्ट मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या ले सकते हैं म्यू 1, करेक्ट है। इसके अलावा अपन सेकंड जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या देंगे म्यू 2, इसको अपन क्या मानेंगे इस सरफेस के इस साइड में जो आप देख पा रहे हो उसको अपन क्या बोलेंगे मीडियम सेकंड, ठीक है। तो जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या लेंगे भाई म्यू 2, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से अपन क्या है
ये इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ। अब देखो ये नॉर्मल जहाँ पे जा रहा है स्ट्रेट जाएगा, जहाँ पे जाएगा ये सी पॉइंट के ऊपर जाकर इंसिडेंट और एक तरह से मिलेगा। तो अपन इसको अपन सी पॉइंट के ऊपर क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन को मानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ज़्यादा है, μ1 कम है। इसका मतलब ये रेयर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर मीडियम। करेक्ट। अब देखो यहाँ से अपन ने पढ़ रखा है कि ये जो रे आई है ऑब्जेक्ट से, ये कितना एंगल बनाएगी? आपका आई एंगल। कितना एंगल बनाएगी? आई एंगल। ओके, अब ये देखो आई एंगल बनाते हुए आपने देखा है कि जो सरफेस के साथ यानी किस साइड में बेंड होगी वो अपन ने पढ़ रखा है अभी, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की साइड में ये बेंड हो जाएगी। तो बेंड होकर ये अपन सपोज करो कहाँ पे मिल रही है भाई? ये पॉइंट आई के ऊपर अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या बना रही है? फाइनल इमेज बना रही है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये आपको देख रहे हैं छोटा सा एंगल आर बन जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है ये बिल्कुल पॉइंट पी के बिल्कुल पास में ही लेना आपको। ये पॉइंट पी क्या है? इसके बिल्कुल क्लोज है, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? ये अल्फा एंगल लेंगे, ये आपका बीटा एंगल लेंगे भाई, और ये तीसरा क्या लेंगे? गामा एंगल। तीसरा एंगल क्या लेंगे भाई? गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल आप देख पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन को क्या करना है? इस तीन ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करना है। करेक्ट है, आपको प्रॉपर डायग्राम पे फोकस करना है। ये ट्रायंगल ले रहे हैं अपन ओ पी एम। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन? ओ पी एम। करेक्ट है, तो आप क्या ट्रायंगल लेंगे? ओ पी एम। ओ पी एम से अपन क्या देख रहे हैं? टेन अल्फा की जो वैल्यू है उसको चेक करना है। टेन अल्फा की वैल्यू आप क्या देख पा रहे हैं भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को अपन क्या बोलेंगे? पी एम अपॉन ओ पी। कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल से देख पा रहे हो। सेकंड अपन को ऑब्जर्व करना है ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? एम पी सी, यानी एम पी सी। तो यहाँ से अपन टेन बीटा को ऑब्जर्व करना है। तो टेन बीटा क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन क्या लिखेंगे? यानी आपका पी एम अपॉन पी सी। ओके जी, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं साथ ही। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एम पी आई। एम पी आई, तो टेन गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे? एम पी अपॉन यानी पी एम अपॉन पी आई। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है? तीन चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नो एनी डाउट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपको दिखाई दे रही है, अल्फा बीटा गामा। इसको अपन ने कंबाइंड रूप से अल्फा बीटा गामा बोल दिया है जी, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है? अल्फा बीटा गामा अपन ने ले लिया, इनकी प्रॉपर वैल्यू अपन ने सॉर्ट आउट कर ली। सॉर्ट आउट करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या देखना है कि ट्रायंगल को देखते हुए प्रॉपर्टी का यूज करना है अपने को। कौन से ट्रायंगल को देखना है भाई? ध्यान दो कि ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं अब ओ एम सी। तो इसके अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। करेक्ट है, तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे? ट्रायंगल का नाम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी। ओ एम सी, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आई। लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे भाई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एंगल आई। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन इस ट्रायंगल से देख पा रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? एम सी आई। क्या लिखेंगे भाई? ट्रायंगल एम सी आई। ओके, एम सी आई। इस ट्रायंगल से अपन क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा बेटा? बीटा के इक्वल। तो अपन क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इट मीन्स बीटा इक्वल्स टू आप लिखोगे आर प्लस गामा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से अपने को क्या है? थर्ड वाली इक्वेशन से अपन को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। तो आर को अपन क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल्स टू आप बीटा माइनस का गामा। ये गामा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
इसको अपन कंबाइंड रूप से थर्ड इक्वेशन बोल देंगे भाई। तो अपने पास आई और आर इन दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, नो एनी डाउट, ओके। अब देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर आपको मैंने बताया था किसका यूज़ होता है, स्नेल्स लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अपन क्या लिखेंगे, ध्यान दो, स्नेल्स लॉ से फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या देखेंगे बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1 या म्यू टू अपॉन म्यू 1, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अपन साइन आई और साइन आर, अब देखो अपने पास जो वैल्यू निकाली है वो साइन और टेन यानी छोटा एंगल होता है, तो उस टाइम पे आपको यूज़ कर सकते हो साइन और टेन थीटा लगभग बराबर होते हैं। या दूसरा तरीका आप एक यूज़ कर सकते हो, साइन थीटा को भी अपन थीटा के इक्वल लेते हैं और टेन थीटा को भी अपन थीटा के इक्वल लेते हैं। कब, जब थीटा विल बी वेरी स्मॉल। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है बेटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा साइन आई लगभग इक्वल है आई के, कब, जब आई इज वेरी स्मॉल, आई इज वेरी स्मॉल, नो एनी डाउट। तो उस टाइम पे अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा को अपन लगभग इक्वल मान सकते हैं किसके भाई, टेन थीटा के, करेक्ट है। तो टेन वाले जो वैल्यू आपको दिख रही हैं उसी को अपन यहाँ पे यूज करेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ से देखो अपन इसको क्या है थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, म्यू 1 साइन आई, क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई, स्नेल्स लॉ से लिखा बेटा मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या है, आई और आर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे भाई, 2 और 3 से, क्या लिखेंगे, पुट एंगल आई एंड आर इन इक्वेशन 4 के अंदर पुटअप करो भाई, ध्यान देना भाई इधर, म्यू 1 आपके पास साइन आई की वैल्यू आपने यहाँ पे देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। तो साइन आई को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अपन यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, साइन आई को क्या लिखेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अपन टेन अल्फा, मैंने आपको कंडीशन बता दी, साइन थीटा को टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा भी अपन लिख सकते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न मत होना भैया आप, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, नो प्रॉब्लम। म्यू 2 राइट साइड में देखो, म्यू 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू वहाँ से बीटा माइनस गामा, क्या लिखेंगे, टेन बीटा माइनस टेन गामा, ओके। अब देखो यहाँ से अपन चेक कर पा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सारी वैल्यू पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट इक्वेशन से अपन वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो टेन अल्फा की वैल्यू वहाँ से देखो, बीटा की और गामा की तीनों की वैल्यू लिखी पड़ी है। तो म्यू 1 आप क्या लिखोगे भाई, पी एम अपॉन ओ पी प्लस पी एम अपॉन पी सी, म्यू 2 पी एम अपॉन पी सी माइनस पी एम अपॉन पी आई, नो एनी डाउट। अब देखो आपका नोमिनेटर पी एम सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको क्या है इजीली क्या है कॉमन लेके काट सकते हैं भाई, ख़त्म करो कहानी। ओ पी पी सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अपन क्या देख रहे हैं, वापस डायग्राम के ऊपर आ जाओ। अपन ने क्या देखा था, ओ पी को अपन ने यू लिखा था, पी सी को अपन क्या लिखेंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इमेज क्या दिख रहा है आपको, वी, यानी पी आई की वैल्यू क्या है, वी। अब साइन कन्वेंशन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का ध्यान में रखते हुए आपको देखना है। लेफ्ट साइड में आपको क्या लेना है, u विल बी टेकन नेगेटिव एंड r एंड v विल बी टेकन पॉजिटिव, करेक्ट। तो अपन ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। तो OP को अपन क्या लिख सकते हैं, OP इक्वल्स टू माइनस का u, PC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, PC आपका कितना आ जाएगा भाई, r,
पॉजिटिव आएगा, और आपका पी आई आपका पॉजिटिव वी आएगा। करेक्ट है। ये सारी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, म्यू वन अपॉन ओ पी, तो 1 अपॉन ओ पी की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, माइनस का u, प्लस 1 अपॉन पी सी आप क्या लिखोगे, r, दैट इज म्यू टू की वैल्यू 1 अपॉन पी सी की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, r, माइनस पी आई 1 अपॉन वी। नो एनी डाउट। इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, म्यू 1 अपॉन माइनस का u, ये v मैं इधर लेकर आ रहा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, प्लस म्यू 2 अपॉन ये v इधर आएगा तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट है। अब ये r अपने पास रह गया भाई, राइट साइड में ले लेते हैं, तो अपने पास म्यू 2 और ये म्यू 1 इधर आएगा तो माइनस का म्यू 1 अपॉन r, ये वैल्यू रह जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 अपॉन u, और आपके सामने वैल्यू क्या आ रही है, म्यू 2 अपॉन v इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r। तो इसको थोड़ा सा अपन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं, v माइनस म्यू 1 अपॉन u इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा भाई म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r। ठीक है। तो ये आपको फाइनल कंडीशन, फाइनल जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। किसके लिए है, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस के लिए फाइनल इक्वेशन अपन ने देख ली, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन आपकी इमेज डिस्टेंस फर्स्ट माइनस म्यू 1 अपॉन फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस यहाँ तक कंप्लीट है भाई। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक इसी का है, रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस। रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस, तो लेंस के द्वारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको अपन समझने के लिए सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं O के ऊपर, U डिस्टेंस है इसकी लेंस से, इसके इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, अपनी आई पॉइंट पे बन रही है, डिस्टेंस कितनी है V। करेक्ट है। इसको अपन दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो दो सरफेस दिख रहे हैं इसके ABC, आप देख पा रहे हो, वो अपन ने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया, ABC दिख रहा है सभी को। अब देखो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट था O, इधर जो मीडियम था वो म्यू 1 मैंने ले रखा है, इधर वाले मीडियम को मैंने म्यू 2 ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, ये लो एरो लगा दिया मैंने, और ये रे इधर जा रही है। करेक्ट। यहाँ पे देखो इंसिडेंट हो रही तो एंगल I और R1 फर्स्ट वाले सरफेस के लिए बन रहा है, तो अपन ने एंगल R1 का यूज किया। इमेज कहाँ पे बन रही है, I1 के ऊपर बन रही है। करेक्ट है। तो I1 के ऊपर अपनी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले जो अभी अपन ने इक्वेशन सोल्व की थी, किसके लिए भाई, स्फेरिकल सरफेस के लिए, रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस ABC। तो उस इक्वेशन का अपन दोबारा यूज कर लेते हैं। तो उस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे, अपन जो मीडियम ले रहे हैं म्यू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो OB, अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो म्यू 1 अपॉन OB। करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट में अपन ने क्या लिखा था सेकंड मीडियम के लिए, म्यू 2 अपॉन BI1, क्या लिखेंगे, म्यू 2 अपॉन BI1, क्या लिखेंगे बेटा, अपॉन BI1। सेम वो की वही ले रहा हूँ जो अभी मैं पढ़ा कर गया था आपको, इक्वेशन 5 थी 6 थी, इसके जस्ट पहले वाले। अब देखो इन दोनों के जो डिफरेंस लिया था अपन ने, क्या लिखा था, म्यू 2 माइनस म्यू 1, क्या लिखा था, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया था। तो अपन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं भाई BC1, अपन क्या लिखेंगे, BC1। करेक्ट है। ये आपके सामने वैल्यू रहेगी। किसके लिए लिखी है अपन ने, सरफेस ABC। इस सरफेस के लिए अपन ने ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है, जस्ट इससे पहले जो टॉपिक किया था उसी इक्वेशन की तरह से अपन ने ये काम किया है। करेक्ट है। अब इसी तरह से अपन सेकंड जो आपको सरफेस दिख रहा है ADC, कौन सा सरफेस दिख रहा है आपको, ADC के अकॉर्डिंग अपन ये जो आपको इमेज है, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, तो अपना जो रे आपको इस तरह से शो करनी है, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है बेटा? आई पॉइंट पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है? आई पॉइंट के ऊपर बन रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन इसकी इक्वेशन अपन फाइनली क्या लिखने जा रहे हैं? तो उसके लिए देखो इधर जो अपना मीडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो μ2, इसके लिए मीडियम क्या था? μ2। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? μ2। अब ये देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये राइट साइड में है, तो अपन यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे भाई। किसका ने कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं? ये di1। क्या लिखेंगे भाई? di1, करेक्ट है। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे μ1 फर्स्ट मीडियम के लिए। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपको di, फाइनल क्या दिख रही है आपको? di, करेक्ट है। और यहाँ पे अपन वापस वही चीज़ लिखेंगे μ2 माइनस μ1, और ये इधर वाले देखो dc2। क्या लिखेंगे भाई? dc2। तो μ2 माइनस μ1 अपॉन dc2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपन ने लेंस को दो पार्ट में कन्वर्ट किया बेटा, ABC और दूसरा आपका ADC। दोनों इक्वेशन अपन ने वहाँ पे मेंशन कर दी। अब देखो चूंकि लेंस इज वेरी थिन, बहुत पतला लेंस है, सो वी कैन से द पॉइंट B एंड D इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अपन क्या देखेंगे? B और D बिल्कुल पास है, तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे? जो डिस्टेंस आपको दिख रही है कौन सी? OB और ये DI है ना, अपन यहाँ पे वेरी क्लोज लेंगे। तो अपन BI1 और DI1 जो आपको दिख रही हैं, तो उसको अपन को क्या बोलना है? B और D इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। अपन क्या लिखेंगे भाई? पॉइंट B एंड D इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी कैन से, क्या लिखेंगे भाई? BI1 इक्वल्स टू DI1। कोई दिक्कत नहीं। BI1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? DI1, करेक्ट है। तो इन दोनों पॉइंट से अपन क्या देख पा रहे हैं कि इसको अपन ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद में अपन क्या देखेंगे? ध्यान दो, आपके सामने μ1 अपॉन OB, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई? कैंसिल आउट हो जाएंगे। μ2 BI1 माइनस μ2 अपॉन DI1 प्लस μ1 अपॉन DI इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, देखो ये दोनों में कॉमन ले लें अपन, तो कॉमन लेने के बाद में जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है? 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों वैल्यू आपको बच रही हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल के गया हूँ? BI1 इक्वल्स टू DI1, तो दे कैंसिल टू ईच अदर। ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं? इक्वल है, क्योंकि B और D क्लोज है, ये लगभग इक्वल माननी है अपने को। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो रिमेनिंग बच गया है उसको अपन लिखने जा रहे हैं, तो μ1 अपॉन OB प्लस μ1 अपॉन DI इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? μ2 माइनस μ1, वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। नो प्रॉब्लम, ये आपके सामने वैल्यू दिखाई दे रही है भाई। OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, DI फाइनल इमेज डिस्टेंस आपको दिख रही है। BC1 BC2 ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 आपको दिख रहे हैं। इसको अपन फाइनली इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं। क्या बोलेंगे भाई? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो अपन एक छोटी सी कंडीशन लगा रहे हैं, यानी अपन ये मान रहे हैं कि अपने देखो लेंस फॉर्मूला जो अपन करते थे, लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन करते थे उसके अंदर अपन देखते थे कि ऑब्जेक्ट अपना इनफाइनाइट के ऊपर होता है तो इमेज कहाँ पे बनती थी? फोकस के ऊपर बनती थी। और अपना ऑब्जेक्ट F के ऊपर होता है तो इमेज कहाँ पे बनती थी? इनफाइनाइट के ऊपर बनती थी, करेक्ट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अपन क्या लिखना है? सपोज द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे? यानी OB
ऑब्जेक्ट कहाँ पे भाई, इनफाइनाइट के ऊपर है, तो आपकी डी आई ये किसके इक्वल होगी, एफ के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी भाई, एफ के इक्वल होगी, करेक्ट है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखते थे, u की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट के ऊपर है, तो आपका जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट कंडीशन ही है f के ऊपर बनेगी। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुटअप करेंगे, तो ये देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म बचेगी अपने पास, तो क्या लिखेंगे, μ1 अपॉन डी आई को अपन क्या लिखेंगे, f, और राइट साइड में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, तो μ2 माइनस का μ1, करेक्ट है। 1 अपॉन बी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू, करेक्ट। यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 दोनों से अपन क्या देख पा रहे हैं भाई, इन दोनों की राइट साइड आप क्या देख पा रहे हो, इक्वल है, बिल्कुल। तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो अपन यहाँ पे दोनों की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 की दोनों की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या आ रही है, μ1 अपॉन ओ बी प्लस μ1 अपॉन डी आई इक्वस टू μ1 अपॉन एफ, μ1 अपॉन एफ, करेक्ट है। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अपन इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 भी बोल सकते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो इक्वेशन 4, इसको एक लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी इक्वेशन से अपन लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन बनाते हैं। तो ये इक्वेशन 4 क्या कहलाती है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर देखो थोड़ा सा बचा है, उसको 2 लाइनों में अपन क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। देखो इसको अपन थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो μ1 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम से अपन क्या देख रहे हैं भाई, ओ बी क्या आएगा आपका, दैट इज नेगेटिव। डी आई राइट साइड में भी डी आई दैट इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अपना ये दोनों वैल्यू आपको देख पा रहे हो, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, दोनों वैल्यू मेंशन करते हैं इक्वेशन 5 में। फ्रॉम इक्वेशन 5 से अपन देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 5 से अपन देखेंगे μ1 अपॉन, तो μ1 को अपन क्या ले लें, कॉमन ले लें। ओ बी को अपन लिखेंगे माइनस का u, ये वैल्यू आ जाएगी भाई μ1 अपॉन v इक्वस टू μ1 अपॉन f। μ1 को अवॉइड कर दो तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वस टू 1 अपॉन f। दैट इज लेंस इक्वेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, लेंस फॉर्मूला।